स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। अब तो केमिस्ट्री आपको इजी भी लगने लगी होगी, है ना? अगर आपको मेरा कोई वीडियो स्लिप हो गया है या और कोई देखना चाहते हैं तो आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और नोट्स अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स वाली चैप्टर को। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के तत्वों के गुण। उसमें हमने 3 गुण एक्सप्लेन कर लिए थे। एटॉमिक रेडिया यानी कि परमाणविक त्रिज्या, उसमें हमने देखा था कि उनमें लेंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में दोनों में ही संकुंचन पाया जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता जाता है और परिरक्षण प्रभाव कम होता जाता है। चुंबकीय गुण हमने देखे थे कि असामान्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वातावरण के संपर्क में नहीं होते। तो जो अपना बोर मैग्नेटॉन में चुंबकीय गुण निकालने का फॉर्मूला था वो वहाँ काम नहीं करता। तीसरी चीज हमने देखी थी रंग के जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, ये इनमें एफ एफ संक्रमण पाया जाता है, ठीक है। और इस संक्रमण के कारण ही यौगिक अगर दृश्य प्रकाश के क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या उत्सर्जन करते हैं तो हमें ये रंगीन दिखाई देते हैं। और एक चीज और हमने देखी थी कि जिन धनायनों का विन्यास एफ एन या F14 - n होता है उनके रंग समान होते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली गुण पर, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +3। जनरली +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके हमने देखा था कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें n-1 डी में 1 इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो त्यागे ही जाएंगे, इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 तो होगी ही होगी। इसके अलावा अदर ऑक्सीजन स्टेट्स भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, यहाँ आपको मैंने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पूरी टेबल बनाई हुई है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी है, ठीक है। यहाँ लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक, यहाँ एक्टीनियम से लेके और लॉरेंशियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी है, ठीक है। लेकिन देखिए सीरियम और थोरियम, इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट +3 के अलावा +4 भी है। क्यों है? क्योंकि इनमें जब F में एक इलेक्ट्रॉन आया है तो वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर F का भी चला जाता है तो ये रिक्त ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा, या इसका विन्यास इनकी अक्रिय गैसों के समान हो जाएगा, जिसे अपन बंद विन्यास भी कहते हैं। इसीलिए इनकी +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं, ठीक है। इसी तरह PR और PA, इन दोनों भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंस आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि हमने लेंथेनाइड्स में मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हैं ये या तो +3 तो सब जगह है, +2 है या +4 भी है, ठीक है। लेकिन एक्टिनाइड्स में मैंने इनको +2 और +3 +4 के अलावा +7 तक इंक्रीज किया है। यानी यहाँ वेरिएबल वैलेंसी तो है, परिवर्तनशील संयोजकता तो है, ठीक है। लेकिन लेंथेनाइड्स में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। वो इनके अर्धपूरित या इनके पूर्ण पूरित विन्यासों के कारण होता है। यहाँ ये रिक्ति विन्यास हो जाता है, यहाँ ये अर्धपूरित हो जाता है, यहाँ भी अर्धपूरित में ही पाया जाता है, और यहाँ ये पूर्णपूरित में पाया जाता है। तो इनके अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यासों के कारण ये अतिरिक्त स्थायी होती हैं। इसके अलावा PR की ND की +4 ऑक्सीकरण अवस्था, इसके अलावा SM और ND की +2 ऑक्सीजन अवस्था, TM की +2 ऑक्सीजन अवस्था असामान्य रूप से स्थायी होती हैं। पर इनके अलावा इन्हीं +2 +3 और +4 इनके अलावा लेंथेनाइडों में कोई ऑक्सीजन अवस्थाएं नहीं पाई जाती। लेकिन एक्टिनाइड्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिल्कुल जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे F कक्षक में, वैसे वैसे इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद जब इनका युग्मन स्टार्ट हो जाएगा तो युग्मन के बाद इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है, ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ तो हमने देखा था ND में SM में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी थी, लेकिन यहाँ AM तक कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था +2 नहीं होती। अब AM से ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्टार्ट होती है और यहीं से ऑक्सीकरण अवस्था का घटना भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। पा तक, एक नपा पुता तक, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक इंक्रीज होती है। उसके अलावा बाद इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती चली जाती हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसके +2 वाली ज़्यादा स्थायी होगी। क्यों? क्योंकि इसका विन्यास कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पूर्णपूरित प्रकार का, ठीक है। ऐसे ही इसमें ऑक्सीकरण अवस्था ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगी क्योंकि यहाँ पर विन्यास कैसा हो जाएगा, अर्धपूरित प्रकार का।
ये जो थोरियम, प्लैटिनम और यूरेनियम है, इनकी +4, +5 और +6 ऑक्सीजन अवस्थाएं ही ज़्यादा स्थायी होती हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और एक विशेष बात ये जो मैंने डी ब्लॉक में भी बताया है कि इनकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो किन तत्वों के साथ स्थायी होंगी, याद है आपको? बिल्कुल ठीक, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्साइडों के साथ ही पाई जाती हैं, इसीलिए ये जो एक्टिनाइड्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैटायंस भी बना लेते हैं, जिनको हम ऑक्सो कैटायंस या ऑक्सो धनायन कहते हैं। ठीक है, जबकि लैंथेनाइड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश के N-1d और Ns के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, लेकिन असामान्य रूप से एक्टिनाइड्स में तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था 7 तक चली जाती है। इसका कारण है क्योंकि एक्टिनाइड्स का आकार जो होता है वो लैंथेनाइड्स की तुलना में बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से इनका जेड इफेक्टिव इनकी तुलना में, लैंथेनाइड्स की तुलना में कम हो जाता है, और जब जेड इफेक्टिव कम हो जाता है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को त्यागना थोड़ा आसान हो जाता है। इस तरीके से ये हुई इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसके अलावा 3 गुण और पढ़ेंगे हम इनके, इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण और मिश्र धातुओं का निर्माण। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही गुण हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कब बनते हैं? याद है आपको, हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था, जब रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। यदि किसी धातु धनायन में रिक्त कक्षक उपस्थित हों तो लिगेंड से एक लोन पेयर को ले सकते हैं, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं, तभी वो संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें डी ब्लॉक की तुलना में संकुल बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है। ठीक है, 2 कारण हैं इसके। कौन से कारण हैं? 2 कारण है कि तो जो लैंथेनाइड आयन होते हैं इनकी जो जलयोजित अवस्था होती है उसमें इनके धनायन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जलयोजित अवस्था का मतलब समझ में आया बच्चों? जलयोजित अवस्था का मतलब होता है कि अगर ये धनायन है, ये Ln+3 धनायन है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से जल के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जल के अणु हैं, तो जब जल के अणु यहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे तो इसका आकार जो ओरिजिनल साइज ये था वो अब इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा होने की वजह से ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरी बात में मुख्य भी यही है कि संकुल बनाने के लिए में रिक्त F कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि रिक्त F कक्षक कहाँ हैं? N-2F में। इलेक्ट्रॉन N-1d में, N- में भी भरे जा चुके हैं और Ns में भी भरे जा चुके हैं। तो यहाँ F कक्षक जो होते हैं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसीलिए ये डी ब्लॉक तत्वों की तुलना में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति थोड़ी कम ही दर्शाते हैं। ठीक है, और इसीलिए कि अगर ये बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे? केवल या तो पाइकिलेटिंग लिगेंडों के साथ ही संकुल बनाते हैं, जैसे बीटा डाई एसीटोन है या एमिनो एसिड्स हैं। एमिनो एसिड्स में NH2 ग्रुप भी होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, और एसिटिक ग्रुप भी होता है जिसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, इसीलिए इनके साथ ही ये अपने संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। जब इन लिगेंडों के साथ ही अपनी संकुल बनाएंगे तो इनकी समन्वय संख्या ज़्यादातर तो 6 या 8 ही होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये 10 और 12 तक भी पहुंच जाती है। समन्वय संख्या का मतलब क्या हुआ? समन्वय संख्या का मतलब है कि एक धातु धनायन कितने लिगेंडों के साथ संकुल यौगिक बनाता है, कितने लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजी बंधों का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेंथेनाइड और एक्टिन की थोड़े कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि एक्टिनाइड्स +3 आयंस जो होते हैं उनका आकार Ln+3 आयनों की तुलना में कुछ बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? कि Ln की तुलना में यानी लेंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइडों में एक कोश बढ़ गया, एक कोश बढ़ गया तो आकार ऑब्वियसली बढ़ गया। ठीक है, अतः यहाँ तुलनात्मक रूप से N+3 आयनों में संकुल बनाने के लिए F कक्षक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आकार बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव घट जाता है, और Z इफेक्टिव घट जाता है तो F कक्षक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए An+3 आयंस जो होते हैं वो पाइकिलेटिंग लिगेंडों के साथ साथ जो सामान्य लिगेंड होते हैं जिनमें किलेटिंग प्रोबेबिलिटी नहीं होती उनके साथ भी संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक्टिनाइड्स तो हैं सभी तरीके के संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेंगे, लेकिन लेंथेनाइड केवल पाइकिलेटिंग लिगेंडों के साथ ही संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। गुण हैं उनके ऑक्साइडों के क्षारीय गुण। ठीक है, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण किस पर डिपेंड करते हैं? क्षारीय गुण या अम्लीय गुण डिपेंड करते हैं जो ऑक्साइड है या जो भी यौगिक है उसमें जो बंध बना हुआ है, रासायनिक बंध, वो सहसंयोजी प्रकृति का है या आयनिक प्रकृति का है। अगर आयनिक प्रकृति का बंध होता है तो उसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं, और अगर सहसंयोजी प्रकृति का गुण होता है तो उसमें हमेशा
अम्लीय गुण पाए जाते हैं। याद रखना बच्चों, ये चीज़ हमेशा यही होती है, ठीक है ना। और हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में ही संकुचन पाया जाता है, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो दोनों ही श्रेणियों में +3 आयनों के आकार घटते जाएंगे। जब आकार घटते जाते हैं तो उनकी जितनी भी ऑक्साइड बनेंगे उनमें आयनिक गुण कम होते जाएंगे, क्योंकि बड़े आकार का धनायन हमेशा आयनिक यौगिक बनाता है, छोटे आकार का धनायन हमेशा सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ठीक है ना। तो जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आयनिक गुण कम हो रहे हैं और सहसंयोजी गुण बढ़ रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण तो कम होते जाएंगे और अम्लीय गुण बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में आपस में थोड़ी सी तुलना करें। हम ये देख चुके हैं कि एक्टिनाइडों का आकार लेंथेनाइडों से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होगा, यानी कि जो इनके ऑक्साइड बनेंगे उनमें आयनिक गुण ज्यादा होंगे, आयनिक गुण ज्यादा होंगे तो क्षारीय गुण भी ज्यादा होंगे, ठीक है। इसका मतलब एन तत्वों के यानी एक्टिनाइड तत्वों के जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेंथेनाइडों की तुलना में प्रबल क्षारीय होते हैं, ठीक है। समझ में आई चीज। आगे देखते हैं मिश्र धातुएं बनाने का गुण, ठीक है। लेंथेनाइड तत्वों के जो आकार होते हैं डी ब्लॉक तत्वों के लगभग समान होते हैं, या हम ये कहें कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण डी ब्लॉक तत्वों के आकार और लेंथेनाइड तत्वों के आकार लगभग समान हो जाते हैं, ठीक है। और जब आकार लगभग समान हो जाते हैं तो आसानी से मिश्रित हो सकते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में भी यही था कि डी ब्लॉक तत्वों के आकार लगभग समान होने के कारण वो आपस में आसानी से मिश्रित हो जाते हैं और मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि जब एलन तत्वों के आकार डी ब्लॉक तत्वों के लगभग समान हो जाते हैं तो ये तत्व आसानी से मिश्रित हो जाते हैं, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को आसानी से प्रतिस्थापित कर लेता है, इसीलिए ये आसानी से मिश्र धातुएं बना लेते हैं। लेकिन एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं उनके आकार थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो मिश्र धातुएं नहीं बनाते, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि एक्टिनाइडों के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी, ठीक है। रेडियोधर्मी होने के कारण वो मिश्र धातुएं नहीं बनाते, ठीक है। अब जो एलन तत्व है, लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार की मिश्र धातुएं बनाते हैं। पहली तो होती है पायरोफोरिक धातुएं और दूसरी होती है मिश्र धातुएं। पायरोफोरिक धातुएं ये क्या होती हैं? देखिए, पायरोफोरिक धातुओं का मतलब होता है कि जिनमें लेंथेनाइडों के साथ हमने बोरोन, कार्बन, मैग्नीज आदि इन तत्वों को मिला दिया, जिससे वो पायरोफोरिक धातुएं बन गई। पायरोफोरिक धातुओं का मतलब होता है कि जिन पर जब चोट डाली जाती है, ठीक है ना, तो पायरो यानी कि ताप या अग्नि उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका उपकरण हमने प्रज्वलन उपकरणों जैसे लाइटर आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में अपना जो गैस लाइटर होता है उसमें भी जब अपन उसको स्टक करते हैं तो उसमें टक की आवाज आती है, जैसे कोई चीज किसी से टकराई हो, और उसके टकराने से ही उसमें से एक चिंगारी जैसी निकलती है, और उस चिंगारी से ही जो हम गैस या जो भी चीज जला रहे होते हैं वो चीज जल जाती है। तो उसके अंदर हम कौन सी धातु यूज करते हैं, पायरोफोरिक धातु, ठीक है। तो पायरोफोरिक धातुएं वो हो गई जिनसे जलन चिंगारी उत्पन्न होती है। दूसरी होती है मिश्र धातुएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र मेटल्स और मिश्र धातुएं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिश्र धातुएं तो सभी हैं, मिश्र धातुओं का एक प्रकार है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लेंथेनाइड तत्वों को मिलाया जाए। यहाँ लेंथेनाइड तत्वों के साथ में बोरोन, कार्बन, मैग्नीज आदि तत्वों को मिलाया था, लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो जो मिश्र धातु बनती है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं का जो मुख्य भाग होता है वो होता है सीरियम। मुख्य रूप से सीरियम ही पाई जाती है, लगभग 40%। इसके अलावा फिर उसमें अन्य लेंथेनाइड तत्वों को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो हैं ये धातुओं या अन्य तत्वों को बहुत विशेष गुण प्रदान कर देते हैं। इनकी वजह से, मिश्र धातुओं की वजह से दो धातुएं हैं उनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, या संक्षारण के प्रति प्रतिरोधकता में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। या कई बार जैसे एल्यूमिनियम जैसी धातु हैं तो उनकी कठोरता में वृद्धि हो जाती है। तो वैसे भी हमें पता है मिश्र धातु हम तो बनाते ही इसीलिए ताकि उनके गुणों में हम वृद्धि कर सकें। तो इनका भी, ये बहुत कठोर होते हैं इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है मशीनी कलपुर्जे बनाने में, जल्दी से घिसते नहीं है ये। जैसे मैग्नीशियम मिश्र धातु, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मिश्र धातु जिसमें मैग्नीशियम भी होगी, इसमें 30% तो होती है मिश्र धातु, यानी कि लेंथेनाइड और सीरियम का मिला हुआ मिश्र धातु। 1% होता है जर्कोनियम, बाकी होता है मैग्नीशियम। इसे मैग्नीशियम मिश्र धातु कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है जेट इंजन के पुर्जे बनाने में, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और आसानी से घिसते नहीं हैं, ठीक है बच्चों।
इस तरह इस वीडियो में हमने जो बाकी 4 प्रॉपर्टीज बची हुई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, ऑक्साइडों की क्षारीय गुण, मिश्र धातुएं बनाने के गुण, ये हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद ये इस तरह से इनके सामान्य गुण तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंथिनाइडों और एक्टिनाइडों का कंपेरिजन। इनमें क्या तो सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज यानी कि असमानताएं होती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ईजी भी लगने लगा होगा। थैंक यू।